देखा है और वहां के हालात और तैयारी को भी करीब से देखा है। साथ ही हमारे साथ उमा सुधीर जुड़ रही हैं जी। अब से थोड़ी पहले तक विशाखापत्तनम में ही थी, अभी थोड़ी देर पहले वो वहां से रवाना हुई हैं, लेकिन वो हमें बता पाएंगी कि वहां की अभी स्थिति क्या है। उमा, अगर आप बता सके सबसे पहले, तूफान के 4 दिन बाद अभी विशाखापत्तनम और उसके आसपास के इलाकों की स्थिति क्या है? विज्ञान तूफान के 4 दिन हो चुके हैं। पहली खुशखबरी तो यहाँ से यही निकली थी कि विशाखापट्टनम एयरपोर्ट कल से शुरू हो जाएगा। कल सुबह की फ्लाइट निकलेगी 7:45 बजे हैदराबाद से और यहाँ विशाखापट्टनम में लैंड करेगी। वो दिल्ली जाएगी और वापस दिल्ली में से विशाखापट्टनम आके लैंड करेगी। यानी कि जिस तरह का विनाश हमने विशाखापट्टनम के एयरपोर्ट को देखा था, उसको देख के कोई भी नहीं कह सकता था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ से विमान चलने लगेंगे, यहाँ से फ्लाइट चलने लगेंगी, लेकिन ये अचीव कर दिया। और परसों से ही 9 फ्लाइटें यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगी और अधिकारियों ने ये कहा है कि नवंबर 1 तक इंटरनेशनल फ्लाइट भी चलने लगेगा। यानी कि एक तरह से नो फ्रिल्स एयरपोर्ट रहेगा, लेकिन चलने लगेगा। यहाँ सिटी में हम अभी सिटी का ही दौर कर रहे हैं और यहाँ 20% इलाकों में बताया जा रहा है कि पावर रेस्टोर हुई है और 40% तक कल हो जाएगी और 80% तक 2 दिन में हो जाएगी। यहाँ अभी कोई एसेंशियल कमोडिटीज की कोई स्कैर्सिटी इसलिए नहीं है क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने भी यही कहा है कि एक रोड के जो रास्ते हैं वो सारे खुले हैं और उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी मंगवाई हैं ताकि कुछ स्कोप न रहे। यानी कि दूध की एक डिस्ट्रिक्टली कह रहे थे कि 20 लीटर वाला पैकेट 40 लीटर पर बिक रहा है, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिया है कि विशाखा डेयरी और हेरिटेज डेयरी दूध काफी यहाँ पे बेचेंगे, इतना डरेंगे कि यहाँ कोई उसको ब्लैक में नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर उन्होंने ये भी किया, जैसे पश्चिमी बंगाल से उन्होंने 250 किलो की आलू मंगवाई है। यानी कि कोई ब्लैक मार्केटिंग का न हो पाए, इसलिए मुख्यमंत्री का आदेश। और जबकि यहाँ कैंप रहे एडमिनिस्ट्रेशन एनर्जी आ गई है। उमा से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन उमा सुधीर जो जानकारी दे रही हैं उसके मुताबिक वो ये बता रही हैं कि तस्वीर इस तूफान के 4 दिन बाद, यानी हुदूद तूफान के 4 दिन बाद अगर विशाखापत्तनम की बात करें तो बहुत कुछ अब जिंदगी जो है वो ट्रैक पर आनी शुरू हुई है। वो ये बता रही हैं कि 20% इलाका जो है वहां पर बिजली आ गई है, 40% हिस्सा जहां पर कल तक बिजली आ जाएगी और 80% हिस्सा जहां पर यह बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बिजली आ जाएगी। लोगों को खाने पीने की चीजें मिलें और उसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो, इसके लिए भी सरकार वहां पर काम कर रही है। यानी मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि 4 दिन बाद इस तूफान के जो स्थिति है वो अब बेहतर होती दिख रही है। हमारे साथ हृदय जोशी भी हैं। हृदय, चूंकि आपने इस तूफान को करीब से देखा, वहां पर मौजूद थे, आपने तैयारियां भी देखी और इस तूफान का इफेक्ट भी देखा, आप अगर बता सकें कि जिस इंटेंसिटी के साथ तूफान आया था उसके 4 दिन बाद की जो स्थिति अगर उमा बता रही है तो क्या उसकी तारीफ होनी चाहिए या फिर हमें लगता है कि अभी हमें और सीखने की जरूरत है? इसके 2 हिस्से हैं सुशांत। पहला ये कि तूफान की भविष्यवाणी कोई 4.5 दिन पहले कर दी गई थी और बहुत ही एक्यूरेट भविष्यवाणी हुई। इस मायने में नहीं कि उसका तूफान का रूट क्या रहेगा, बल्कि इस मायने में भी तूफान कैसे टकराएगा, कहां टकराएगा, किस रफ्तार से टकराएगा। सो इट वॉज आउटस्टैंडिंग। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले कई सालों से जब हम देख रहे हैं 99 से लेकर अभी तक जो मुख्य, अभी मैं समकालीन बात कर रहा हूं, और ये जो इलाका है आंध्र प्रदेश का, यहां बंगाल की खाड़ी से सबसे विनाशकारी तूफान उठे हैं हिंदुस्तान में। यहां दुनिया के केवल 7% तूफान जो है वो जनरेट होते हैं, जो साइक्लोन है, लेकिन जो 75% सबसे खतरनाक तूफान है वो यहां पर होते हैं। तो इस मायने में ये सक्सेसफुल रहा। लेकिन जो बात हम आगे जब ओपन अप होगा डिस्कशन उसे करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन है उसने शायद इतना अनुमान नहीं लगाया था कि इतना ज्यादा ये करके तूफान चला जाए, क्योंकि जितनी इंटेंसिटी कही जाती है अक्सर उससे ज्यादा मेलोडाउन हो जाता है कई बार तूफान। तो उसने काफी नुकसान किया, विशाखापट्टनम को तहस नहस कर दिया। तो अभी आप देख रहे हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, जैसे उमा ने भी कहा वहां के कई बाशिंदों से, तो उनका यही कहना था कि पूरा शहर अभी भी कुछ जगहों को छोड़ के अंधेरे में डूबा हुआ है। पानी की सबसे बड़ी दिक्कत है जिसका जिक्र इसमें नहीं हुआ, अभी पानी की सप्लाई की बहुत प्रॉब्लम है, लोग बोरिंग के वाटर पर डिपेंड है। उसके अलावा वहां जो इंस्टॉलेशन है सारे, चाहे वो हमारा जो स्टील प्लांट है, वाइजैक स्टील प्लांट सबसे बड़े स्टील प्लांट्स पे गिना जाता है, वो कई महीनों तक। तो क्या ये वहां की जो सूबे की सरकार है ये उसकी नाकामी के तौर पर
गिना जाना चाहिए कि तूफान के बाद पानी की दिक्कत आएगी, ये उन्होंने सोचा नहीं, या बिजली की इस तरीके से दिक्कत हो जाएगी, इसको लेकर वो तैयार नहीं? रिसोर्स डिप्लॉयमेंट को लेकर आप कह सकते हो। फिर हमें यह भी देखना होगा हमें किस स्केल पे हम देखें, क्यों एक सरकार को ही इसमें हमें वो रेखांकित करना है, क्योंकि ऐसी स्थितियां हमने केदारनाथ के वक्त भी देखी, ऐसी स्थितियां हमने थाईलैंड के वक्त। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप खुद भी ये मान रहे हैं कि आंध्र प्रदेश 75% बार ऐसा होता है कि ऐसे तूफान झेल सबसे भयंकर तूफान बंगाल की खाड़ी से पैदा होते हैं जो पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं। विशाखापट्टनम के साथ ये बात थी कि विशाखापट्टनम अभी तक लकी रहा था और वहां के लोगों के साथ ऐसा लगता है ये बात कहीं ना कहीं वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में भी स्लिप इन कर गई थी दिमाग में कि वो लोग कहते थे नहीं वाइजैक हमेशा लकी रहता है, यहां कुछ होता नहीं है। लेकिन इस बार जो हुआ वो वाइजैक में हुआ, कैलाशगिरी वहां का लैंडफॉल पॉइंट था और पूरा शहर उसने बर्बाद कर दिया। तो ये जरूर कहना होगा कि 5000 लोगों को उन्होंने पहले दिन लगाया था बिजली कर, और जैसा एयरपोर्ट का हाल हुआ, जैसा बाकी जगहों का हाल हुआ, उसको रिस्टोर करने में रिस्पांस स्लो जरूर रहा। संतोष जी, आपका आकलन, जो तस्वीर अभी उभर कर सामने आ रही है कि एक है कि तूफान जब हिट करेगा उस वक्त लोगों को कैसे बचाना है, उस वक्त की एक तैयारी, लेकिन आपको साथ में इस बात की भी तैयारी करनी होगी कि जब तूफान चला जाए उसके बाद जिंदगी कितनी जल्दी पटरी पर आए और लोग सामान्य जिंदगी जी सके। उस लिहाज से ये बीते 4 दिन आप कैसे देखते हैं तैयारी के लिहाज से? मैं इसको 2 संदर्भों में रखना चाहूंगा, एक आपदा के पहले और एक आपदा के तुरंत बाद जो अभी की स्थिति चल रही है, और फिर आगे आने वाले परिस्थितियों में हमारी किस प्रकार की तैयारी होगी। सबसे पहले बात जो हृदय जी ने कहा उससे मैं सहमति रखता हूं कि पहले हमारे यहाँ जो अर्ली वार्निंग सिस्टम था वो हमारा बहुत डेवलप नहीं था, और उसमें जो इन्वेस्टमेंट कई बीते सालों में हुए उससे हमारे एक एक्यूरेसी और ऑब्जर्व पाथ जो हमने जो दिया कि प्रेडिक्शन है और ऑब्जर्व पाथ भी उसी तरह का रहा। तो इसमें प्रशासन को बहुत सुविधा होती है लैंडफॉल को, जो आपने फाइलन में भी देखा कि लोकल प्रशासन ने उसको काफी संजीदगी से लेते हुए सारी तैयारियां की और उसके बाद मुकम्मल इसको पूरी तरीके से निपटाया। दूसरी बात जो यहाँ पे आती है आंध्र प्रदेश की बात, ये प्रदेश जो हमारे जितने भी साइक्लोन प्रभावित प्रदेश हैं उसमें ये सबसे पहला प्रदेश है जिसने आपदा प्रबंधन को एक सुनियोजित तरीके से आरंभ किया था 1997 साइक्लोन के बाद। उसके बाद क्योंकि मैं खुद इन्वॉल्व रहा था 2001 और 2003 के संदर्भ में, जब विश्व बैंक में मैं था, तो वहां जितनी भी तैयारियां हुई थी अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर, तो उसमें एक काफी अग्रणी राज्य रहा। तो यहां पे जो आंकलन के बाद जो उन्होंने हृदय जी ने कहा कि इतनी बड़ी समस्या का शायद उन्होंने आंकलन नहीं कर पाए थे कि शायद इतनी बड़ी तूफान की आशंका बनेगी, लेकिन निरंतर अगर आप देखें कि जहां पे हमें लगता है कि जहां सीख लेने की आवश्यकता है, नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल है सर, में ही जो बता रहा हूं कि ये जो 4-5 दिन का जो डैमेज हुआ और इस डैमेज पे जो रिसोर्स के मोबिलाइजेशन जो होने चाहिए थे वहां पे हमारी चूक हो गई। इसलिए चूक हो गई क्योंकि ये 6-7 दिन तक हमारी बिजली नहीं रही। बिजली नहीं रहने की वजह से 3-4 जो सेकेंडरी इफेक्ट्स इसके दिखने लगे। सेकेंडरी इफेक्ट्स जैसे उन्होंने पानी की समस्या की बात की, साफ पानी नहीं मिल रहा है, दूध की समस्या की बात की, दूध नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि ईंधन भी लोगों को नहीं मिल रहा होगा, पेट्रोल भी नहीं मिल रहे होंगे, सप्लाई, ये सब चीजें जो है वो सेकेंडरी इफेक्ट्स में आने लगे। अगर ये शायद बिजली जिस तरह से जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं कोस्टल एरियाज में, तो वो देखना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्यों जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए। मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूं कि मैं किसी सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिहाज से नहीं पूछ रहा, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि एक ऐसा राज्य जहां पर आप खुद भी कह रहे हैं कि 1997 के बाद उसने इस तरीके के तूफान से निपटने के लिए अपने सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश की। आपके पास ऐसा सिस्टम था, जैसा हृदय बता रहे हैं, कि आपको पता था कि तूफान कब, कहां, कितनी रफ्तार से आएगा, किस तरीके से हिट करेगा। उसके बावजूद अगर आप तूफान के बाद की स्थिति से निपटने के लिए तैयार नहीं है तो ये कमी किसकी है और क्यों है? नहीं, इसको अगर आप देखें 2 तरीकों से देखें। एक तो हमारे फेडरल रिसोर्स कितने हैं और एक हमारे स्टेट के रिसोर्सेज कितने हैं। स्टेट के रिसोर्सेज इसलिए सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट रिस्पांसिबल है इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए। फेडरल सपोर्ट ये है कि हमारे एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से कि फेडरल सपोर्ट जितना ज्यादा ओवर एंड अबव एक सपोर्ट है स्टेट गवर्नमेंट को। यहां पे जो अभी जो स्थिति आएगी रिकवरी की, इमीडिएट रिकवरी और रिस्पॉन्स पूरे स्टेट के नियंत्रण में होगा, और स्टेट के साथ जो अभी हमें रिसोर्स का मोबिलाइजेशन कर उसे सुनियोजित डिस्ट्रीब्यूशन करना पूरे एक लोकल स्थानीय सरकार की चुनौती है। और इस चुनौती के साथ हमारे जो फेडरल फोर्सेस हैं वो कितना हमारे या रिसोर्सेज, फेडरल फोर्सेस की बात करें, एनडीआरएफ के डीजी हमारे साथ हैं ओपी सिंह, वो बेहतर बता पाएंगे। सिंह साहब, अगर आप थोड़ा बता सकें कि इस तूफान के वक्त एनडीआरएफ की टीम्स ने किस तरीके से काम किया और जो अभी वहां पर स्थिति है वो कैसी है और क्यों है? देखिए, हमारे एनडीआरएफ का सबसे बड़ा यूएसपी ये है
कि हम सबसे पहले प्री पोजिशनिंग करते हैं अपने फोर्स की, और दूसरा हमारा यूएसपी है कि हम प्रोएक्टिव डिप्लॉयमेंट करते हैं। जब ये साइक्लोन की आशंका हुई और मौसम विभाग से हमारा निरंतर संपर्क बना रहा, तो हम लोगों ने प्री पोजीशन कर दिया था अपनी एनडीआरएफ की टीम्स को। और एनडीआरएफ की टीम्स न केवल आंध्र प्रदेश में बल्कि उड़ीसा में भी दोनों स्टेट्स में एनडीआरएफ की टीम डिप्लॉय हो गई थी। और हम लोग इस बात को निरंतर देख रहे थे कि लैंडफॉल कहां होगा। पहले ये बताया गया कि गोपालपुर और विशाखापट्टनम के बीच होगा, बट जैसा कि किसी एक वक्ता ने कहा कि बहुत ही एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन था मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, और हम लोगों ने पिन पॉइंट किया कि कैलाशगिरी के पास और विशाखापट्टनम के पास हमारा लैंडफॉल होगा। ये हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम का एक बहुत ही सफल प्रयास है। और उसके बाद हमारी एनडीआरएफ टीम्स जो है इवैक्यूएशन में लगी रही। इसके साइक्लोन के पहले की स्थिति, आपदा के पहले की स्थिति में एनडीआरएफ बहुत ही प्रोएक्टिव रोल में रही। हम लोगों ने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से और उनके साथ मिलकर हम लोगों ने इवैक्यूएट किया लोगों को। हम लोगों ने पहली बार एनिमल्स का भी केयर किया। हम लोगों ने पहले ही सूचित कर दिया था कि न केवल ह्यूमन बीइंग्स बल्कि एनिमल डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी हम ध्यान देंगे। हम उन लोगों की भी तकलीफों को देखेंगे जो प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट चाहते हैं। और उसके बाद जब ये साइक्लोन की स्थिति आई तो हम निरंतर स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक सपोर्टिव रोल देते रहे। और जहां तक पावर और बिजली के कम्युनिकेशंस की बात है, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का जो मैंडेट था कि टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें हम लोगों ने लगभग 350 किलोमीटर के रोड्स को क्लियर किया। वैसे रोड्स को जो रोड कनेक्टिविटी को बर्बाद कर रहे थे। हम लोगों ने हॉस्पिटल की तरफ जाने वाले सड़कों को, एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले सड़कों को, बहुत से ऐसे वाइटल इंस्टॉलेशन है उनकी तरफ जाने वाले सड़कों को क्लियर किया। सर, क्या आप लोग ये आकलन कर पाए थे या ये अंदाजा लगा पाए थे कि इस तरीके की स्थिति या तस्वीर देखने को मिलेगी इस तूफान के बाद, कि बिजली की समस्या हो जाएगी, पीने के पानी की दिक्कत हो जाएगी? ये आप लोग एनालाइज कर पाए थे पहले? देखिए, एनडीआरएफ की टीम इस बात के लिए कॉन्शियस थी कि जो चक्रवात आ रहा है वो एक काफी भयावह होगा, क्योंकि स्पीड उसका 195 के लगभग था। पिछली बार फाइलिन का स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर था। तो हम लोग ऑलमोस्ट इस बात को असेस कर रहे थे कि ये स्थिति बहुत बुरी होने वाली है। कहां तक पानी की समस्या होगी, कहां तक बिजली की समस्या होगी, आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोल्स, हम लोगों ने लगभग 350 इलेक्ट्रिक पोल्स को करेक्ट किया, उनको रेस्टोर किया, उनको हटाया। तो ये सब चीजें तो बाद में पता चलता है। आपको मालूम होगा कि साइक्लोन जो है उसमें 3 चीजों की बहुत बड़ी विशेषता रहती है। सबसे बड़ी विशेषता रहती है कि डिस्ट्रक्टिबल विंड रहता है, विंड स्पीड जो हम लोगों के काबू में नहीं है। फिर सर्ज की संभावना रहती है, बहुत ही स्टॉर्म सर्ज जो होता है वो बहुत ही भयानक होता है। और तीसरा जो है रेन की स्थिति, इंसेसेंट रेन, लगातार बारिश होती रहती है। इन तीनों से हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो पाता है, और वो तीनों की स्थिति में ही जितनी स्थिति भयावह हो सकती है हुई। तो एनडीआरएफ की टीम बराबर इस बात को ख्याल रखी रही कि हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह मदद कर सकें। और इन सब चीजों में पिछले 4 दिनों से, और मुझे बहुत खुशी बात को कहने में कि पिछले 4 दिनों में हम लोगों ने काफी सफलता पाई और हम बहुत हद तक स्थिति को काबू करने में सफल रहे हैं। सर, आपसे ये सवाल पूछना था, मैं केदारनाथ जिस वक्त हुआ था उस वक्त भी वहां पर था, और एनडीआरएफ की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसमें एक कंसिडरेबल चेंज तो हो रहा है, लेकिन आपको लगता है अभी भी एनडीआरएफ को रिसोर्सेस नहीं मिलते हैं? जो लड़के हैं वो काफी रॉ दिखाई देते हैं फील्ड में, उन्हें एक्सपीरियंस कम होता है और वो बहुत ही सेकेंडरी फोर्स की तरह काम करते हैं। सेकेंडरी फोर्स तो है ही क्योंकि उसमें लीड वो नहीं कर सकते, लेकिन आपको लगता है अभी भी एनडीआरएफ के जिम्मे जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतने बड़े ना तो उनके रिसोर्स हैं उनके पास, ना उनके पास ट्रेनिंग है इतनी बड़ी? देखिए, ट्रेनिंग की तो बात मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। हमारे बॉयज जो है वो वेल ट्रेन्ड हैं, उनकी ट्रेनिंग जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स में है। कोलैप्स स्ट्रक्चर जब अगर हो जाता है तो उसमें सर्च एंड रेस्क्यू कैसे होता है, हम डीप डाइविंग की ट्रेनिंग कराते हैं, हम केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर, रेडिएशन की ट्रेनिंग कराते हैं। ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं है। हमारे केदारनाथ में सर रिसोर्सेज की जहां तक बात है, केदारनाथ में उनके पास एक वॉकी टॉकी और एक लाठी उनके पास होती है। कई बार उनके जूते नहीं होते, उन्हें पता नहीं होता था कि उन्हें कहां भेजा जाएगा। कई बार पता भी नहीं होता उन्हें, जब भेजा जाता है तो उन्हें कहां भेजा जा रहा है। ये तो आप मानेंगे ना? बिल्कुल सही कहा आपने। दो चीजें हैं, एक रिसोर्स की कमी है और एक ट्रेनिंग की। जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है, विद इन द रिसोर्सेज हम ट्रेनिंग में बहुत अच्छे हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में एनडीआरएफ ही एक ऐसी फोर्स है जो स्टैंड अलोन है, स्पेशलाइज्ड फोर्स है। किसी भी दुनिया में एक डेडिकेटेड फोर्स
जो डिजास्टर रिस्पांस के लिए कहीं नहीं है। हमारी रिसोर्स की कमी है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन हमारी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं है। और यू हैव टू अप्रिशिएट द सिचुएशन। हर एक डिजास्टर जो है वो एक डिफरेंट चैलेंज लाता है। पिछले साल का जो उत्तराखंड ये तो मानना होगा सर कि ऐसे डिजास्टर से हम सीख रहे हैं और ये तस्वीर दिखती है कि फाइलिन के वक्त क्या हुआ था और हुदूद के वक्त क्या हो रहा है, वो पता चल जाता है। हमारे साथ जीवीएल भी हैं। जीवीएल, क्या मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये कि क्या हम तूफान से कितने बखूबी निपट पाए, इसको जो कैजुअलिटीज हैं उनके आंकड़ों से ही मापा जाए कि हाँ 1977 में 10,000 लोग आंध्र प्रदेश में मर गए थे, इस बार के तूफान में 50 लोग मरे हैं, तो क्या उससे जोड़कर ही सिर्फ देखें या उसके बाद की जो तस्वीर है उससे भी जोड़ना होगा और वहां कितने सुधार की गुंजाइश आप देखते हैं? अब देखिए, कैजुअलिटीज ना हो, कोई लोग इसमें किसी का मृत्यु ना हो, ये मैं समझता हूं सबसे एक प्राथमिक विषय है। और इस विषय में बहुत अच्छा आई थिंक काम किया है। जिस प्रकार से इसकी प्रिडिक्शन हुआ, बिल्कुल सटीक प्रिडिक्शन किया गया, जैसा फेलाइन में भी ऐसा ही प्रिडिक्शन हुआ था 2 साल पहले उड़ीसा में। तो मैं समझता हूं और नहीं आ रही है, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है और जिस प्रकार अब आप बात रखें, अब आ गई आवाज। मैं कंटिन्यू करूं? जी 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 जी। आप देखिए, जिस प्रकार एक सटीक प्रिडिक्शन हुआ इस बार और जिस प्रकार कैजुअलिटीज को बिल्कुल सबसे कम रखने की पूरी प्रयास किया गया और काफी कम कैजुअलिटीज भी हुए हैं। जैसा आप सही बताया कि 77 की साइक्लोन, मैं तब वही था, आंध्र प्रदेश में ही था, 10,000 से ज्यादा 14-15 हजार लोग मारे गए। और किलर जो साइक्लोन उड़ीसा में हुआ था वो सभी इसलिए हुआ था, एक तरह से पहले से कोई प्रिडिक्शन नहीं था साइक्लोन को लेकर, लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे और राज्य सरकार बिल्कुल किसी प्रकार की प्रिडिक्टिव मेजर्स ले नहीं सके। लेकिन अब जो है जिस प्रकार के एक सटीक रिस्पांस है, मैं समझता हूं उसमें बहुत कामयाबी मिली है। जहां तक रिलीफ और रिलीफ ऑपरेशंस की बात है, मैं क्लोजली उसको मॉनिटर कर रहा हूं। अब देखिए, 4 दिन पूरे इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर करने में समय लग रहा है। उसका मुख्य कारण यह है कि सारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है खत्म हो चुका है। इतनी बड़ी साइक्लोन में इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर खड़ा करना और बिजली का सप्लाई रिस्टोर करना, उसमें थोड़ा समय लगता है। बट लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, कल आज स्थिति काफी इंप्रूव हुआ है और कल से लेकर मैं समझता हूं पूरे विशाखापट्टनम में बिजली की जो स्थिति है वो रिस्टोर करने वाली स्थिति है वहां आंध्र प्रदेश में। तो इसलिए इससे भी हर आपदा से हमें कुछ सीखना होगा। स्थिति ठीक नहीं हुई है और उमा भी बता रही थी कि अभी 20% की स्थिति ठीक नहीं हुई है। बिजली की हमने पूरी अभी अपडेट लिया है, बाकी चीजें ठीक हो रही हैं पर बिजली कुछ नहीं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति है यहां, क्योंकि बिजली की कमी के कारण नहीं हो रहा है ये, लेकिन वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है, जब एयरपोर्ट एक तरह से आपका पूरी तरह नष्ट हो चुका है, तो ठीक है। एक सवाल मेरा ये भी है कि स्टेशन जो अभी तक डिस्कशन हुआ उसमें एक चीज तो समझ में आ रही है कि हम तूफान को अब बहुत बारीकी से कि वो कहां हिट करेगा, किस रफ्तार से करेगा, उसका अंदाजा लगाने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद की स्थिति से निपटने के लिए क्या ये बहुत अहम है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी तरीके से तैयार हो जो ऐसे तूफानों से निपटे, और खासतौर पर उन जगहों में जहां आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जहां पर बहुत ज्यादा इस तरीके के तूफान आते हैं। आपने सही कहा, और अभी राव साहब की भी जो बात आ रही थी उसमें भी स्पष्टता यह बिल्कुल हमें लानी हुई कि अब समस्या आपदा प्रबंधन से थोड़ी अलग हो रही है। आपदा प्रबंधन में यह कि प्री डिजास्टर प्लानिंग हमने किया, अर्ली वार्निंग सिस्टम भी डेवलप किया और रिस्पांस भी किया एनडीआरएफ के साथ भी और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी। लेकिन अब जो समस्या आ रही है वो डेथ तो कम काफी हुई, जिसमें एक कमेंडेबल जॉब हुआ है। समस्या जो हमारे लिए जो चैलेंज है हमारे देश के लिए, वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान क्यों हो रहा है, उस पर एक प्रश्न लगाने की आवश्यकता है। इसलिए क्योंकि जो इंटेंसिटी है इस तरह के तूफान की या इस तरह आपदाओं की, वो हमारे यहाँ कम नहीं होगी, आने वाले समय में भी वो बढ़ेगी। लेकिन हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, वो विथस्टैंड करेंगे कि नहीं, ये इसका आंकलन
प्री प्लानिंग स्टेज में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा फाइलिन में भी डेथ कम हुए। इसमें एक महत्वपूर्ण जोड़ने की यह है कि सीरियसनेस पूरे देश में दिखाई नहीं देती। जब पता था इतना बड़ा तूफान आ रहा है, वो तो महाराष्ट्र इलेक्शन की वजह से खबर ही नहीं आई। केवल 30 लोगों की, वो भी एवरी डेथ इज ए ट्रेजेडी, नहीं होना चाहिए। 30 लोग अगर आंध्रा के तट पर उनकी मौत हुई है, 20 लोग यूपी में मर गए भारी बारिश से। यानी यूपी में लोगों को पता ही नहीं था कि इतना बड़ा तूफान आ रहा है कि वो यहां भी करेगा। नहीं, लेकिन इसमें एक हिस्सा हमें ये भी जोड़ना होगा, क्योंकि आप जब वहां रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमने ये भी देखा कि लोग जगह छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो एक लोगों और सरकार के बीच का विश्वास का लेवल भी आपको बढ़ाना होगा कि हम जो जानकारी दे रहे हैं, आपका अनुभव सब कुछ नहीं है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और इसमें एक और बात है, जैसे उड़ीसा में एक फोर्स्ड इवैक्यूएशन है, एक्ट में प्रोविजन है हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कि अगर लोग खाली नहीं करते हैं तो उसमें आप उसके अपने बल का भी प्रयोग कर सकते हैं जो प्रशासन के साथ है, और उनको अलग ले जा सकते हैं वहां पे, जो उड़ीसा के में उन्होंने किया। तो वही स्थिति है कि किस तरह से हम यहाँ के एक्ट के प्रोविजंस को लागू करते हैं। और साथ साथ महत्वपूर्ण, बार बार मैं कह रहा हूं कि आपदा प्रबंधन में हम काफी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारी विकास की जो पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, पर भी काम करने की जरूरत है। ओपी सिंह साहब, एक आखिरी कमेंट आपका कि क्या हमें लोगों को भी इस तरीके से, भले अभी तूफान ना हो लेकिन अगले तूफान के पहले जहां पर ऐसी संभावनाएं ज्यादा रहती हैं तूफान आने की, वो एक प्रशिक्षण उनको भी देना होगा कि सरकार के पास ज्यादा ऐसी सहूलियतें हैं जिससे वो तूफान को बेहतर समझ सकती है, उसके इंपैक्ट को बेहतर समझ सकती है, और लोग अपने अनुभव पे ना चलें, सरकार की भी सुने, वो एक ट्रस्ट लेवल भी बनाने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने सही कहा। एक्चुअली मैं बता दूं कि एनडीआरएफ इज नेवर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, इट इज ऑलवेज द कम्युनिटी, इट इज ऑलवेज द स्टेट विच हैज टू रिस्पॉन्ड फर्स्ट। तो ये बहुत जरूरी है, और इनफैक्ट एनडीआरएफ का मैंडेट ये भी है कि किस तरह वो कैपेसिटी बिल्डिंग पे जाए। और कैपेसिटी बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें ट्रेनिंग एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कम्युनिटी बेस्ड ट्रेनिंग हम प्रोग्राम करें, हम विलेजेस में जाके, और हम लोग कर रहे हैं, हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, विलेजेस में जाते हैं, कई ऐसे ग्रुप्स हैं, एनजीओज में जाते हैं, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनमें हम एनडीआरएफ जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करता है। और वो बहुत जरूरी है कि हम इस बात को कि आपदा आने पर हमें करना क्या है और हमें क्या नहीं करना है। उम्मीद है कि वो और बेहतर हो। क्योंकि हृदय आप ग्राउंड पर थे, अगर आप कुछ इसमें ऐड कर सकें कि एक तैयारी करना तूफान से लड़ने की और तूफान के बाद की स्थिति से लड़ने की जो तैयारी, उसमें और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि आप तूफान से जो लड़ने की तैयारी है वो तूफान के आने के बाद ही नहीं होती, तूफान के आने से पहले भी होती है। सबको मालूम है कि पूर्वी तट, जैसा मैंने आप बताया, आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। वहां का जो एयरपोर्ट बनाया गया वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एयरपोर्ट का जो पुराना हिस्सा है सुशांत, उसमें नुकसान नहीं हुआ है। जो नया एयरपोर्ट जिस तरीके से बना है वो ऐसे बना है जैसे उदयपुर का, दिल्ली का फैंसी तरीके से, वो सारा का सारा कोलैप्स हो गया। तो आपको समझना चाहिए आप एक तट पर बना रहे हैं। चूंकि आप भी उसी इलाके से आते हैं, अगर आप कुछ इसमें ऐड कर सकें। या देखिए, इसी एयरपोर्ट का जिस तरह का नष्ट हुआ है, ये इसको लेकर भरोसा थोड़ा कम हो जाता है। इस तरह की को पहले से ऐसे कोस्टल सिटी में इस तरह के एयरपोर्ट की बिल्डिंग हो रहा, कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, उस समय मैं समझता हूं इन सारे विषयों को ध्यान में रखना चाहिए था। और मैं समझता हूं कम से कम ये सरकार बहुत संवेदनशीलता दिखाती है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी यहां दौरा करके आए हैं, जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में रिस्पॉन्ड किए हैं, तो मैं समझता हूं ये सरकार बिल्कुल इस सारे पॉजिटिव चीजें तो आपदाओं से बिल्कुल जो कैजुअलिटीज हैं, जो मरने वालों की संख्या है वो कम हुई है। ये हमारे जो हर तूफान से हम सीख ले रहे हैं उसका एक उदाहरण है। और साथ ही कि तैयारियां जो हैं वो बेहतर हुई हैं, लेकिन जो अभी तक की समझ है, जो जानकारी मेहमानों से बात करके निकल रही है, वो ये कि तूफान के बाद की स्थिति से निपटने में अभी थोड़ा और बेहतर होना होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी लिहाज से हमें विकसित करना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। न्यूज पॉइंट में हम एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।